रात के करीब 1 बजे का समय था जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मैं उस समय सोने का नाटक कर रही थी। असल में मैं जाग रही थी लेकिन आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जब मुझे एहसास हुआ कि दरवाज़ा खुला है तो मैंने देखा कि मेरे चाचा मेरे कमरे में आए। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। मेरा नाम अर्पिता है, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आया। मेरे पापा का एक भयानक सड़क हादसे में निधन हो गया। उस दिन की याद आते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पापा के जाने के बाद माँ और मैंने जैसे जिंदगी की सारी रोशनी खो दी। मेरी मामी यानी मामा की पत्नी हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। पापा के मरने के बाद हम कुछ दिन मामा के घर रहे, लेकिन मामी का व्यवहार हमारे साथ ऐसा था जैसे हम उनके लिए कोई बोझ हों। एक दिन तो मामी ने साफ साफ कह ही दिया, तुम लोग कहीं और चले जाओ, अब यहाँ नहीं रह सकते। अपने घर परिवार का संभालना ही मुश्किल है, ऊपर से तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठाऊं। मामी की ये बातें सुनकर माँ अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं समझ सकती थी कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। तभी मेरे चाचा यानी पापा के छोटे भाई आगे आए और बोले, जब मैं जिंदा हूं तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। चाचा की बातें सुनकर माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर हम चाचा के घर चले गए। तब हमें क्या पता था कि जिंदगी का यह नया अध्याय अपने साथ कितने अनजाने सवाल और रहस्य लेकर आने वाला है। चाचा आमतौर पर बहुत हिसाबी इंसान थे। घर की छोटी छोटी चीजें खरीदने से पहले भी 2 बार सोचते थे। लेकिन अचानक उन्होंने हमारे लिए सब कुछ करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन मेरे लिए नए कपड़े लाए, माँ के लिए बाजार से महंगे फल खरीदे। हर दिन वो कुछ न कुछ लेकर आते थे, कभी चॉकलेट, कभी कॉस्मेटिक्स, तो कभी महंगी साड़ियाँ। चाचा रोज कुछ न कुछ लेकर आते थे। मैं हैरान थी और सोचने लगी, क्या ये इंसान वाकई इतने उदार हैं या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। एक और अजीब बात थी, रात होते ही चाचा मेरे कमरे में आकर बैठते। वो कहते, अकेले रहने से डर नहीं लगता। मैं हूं न। कभी मुझसे बातें करते तो कभी चुपचाप बैठे रहते। मुझे थोड़ा असहज लगता था, लेकिन माँ कहती थी, चाचा तो अपने ही परिवार के हैं, उन्हें कभी गलत मत समझना। फिर भी मेरे मन में सवाल उठने लगा, चाचा अचानक इतने बदल क्यों गए? वो हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं और हर रात मेरे कमरे में क्यों आते हैं? चाचा के घर आने के बाद माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, क्योंकि चाचा सच में हमारे ऊपर एक साए की तरह खड़े थे। घर का सारा जिम्मा, बाजार करना, खर्च चलाना, सब उन्होंने खुद संभाल लिया था। लेकिन उस समय मेरे मन में एक अनजानी बेचैनी उठ रही थी। चाचा हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन वो एक महंगे ब्रांड का परफ्यूम लाए और मुस्कुराकर बोले, ये तेरे लिए है, इसमें बहुत मीठी सी खुशबू है, तुझ पर बिल्कुल जचेगी। मैं थोड़ा मुस्कुराई और कहा, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी चाचा? पहले ही खाने पीने का इतना खर्चा है, ऊपर से इतनी महंगी चीजें लाने की कोई जरूरत नहीं। तब वो हंसकर बोले, तू मेरे भाई की बेटी है, तेरे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्या? तू तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। उनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन अंदर से एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। चाचा की नज़रों में अब कुछ अलग था। पहले वो मुझे बस एक बच्चे की तरह देखते थे, पर अब उनकी आंखों में कुछ छिपी हुई कहानी सी झलकती थी। एक और बात मुझे बहुत परेशान करने लगी, चाचा अब लगभग हर रात मेरे कमरे में आने लगे थे। एक रात मैं पढ़ाई कर रही थी, तभी देखा कि कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। चाचा हाथ में दूध का कप लिए खड़े थे। वो बोले, रात रात भर पढ़ाई करती है, ये पी ले, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कप को हाथ में लिया, लेकिन मन में सोच रही थी, पहले तो चाचा कभी इस तरह कुछ लाकर नहीं देते थे। फिर भी शालीनता से कहा, धन्यवाद चाचा। वो चुपचाप मेरे कमरे में बैठ गए, कुछ बोले नहीं, बस लगातार मुझे देखते रहे। कुछ देर बाद मैंने कहा, चाचा आप जरा आराम कर लीजिए, आप पूरे दिन काम करते हैं। वो मुस्कुराए और बोले, तू अब मेरे परिवार की सबसे अपनी इंसान है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को मदद कर पाऊं, बस यही मेरी शांति है। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने बस इतना कहा, मुझे थोड़ी पढ़ाई बाकी है, आप अब जाएं तो अच्छा होगा। वो कुछ बोले बिना उठकर चले गए।
लेकिन उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। सुबह माँ ने कहा, रात को दरवाज़ा ठीक से बंद कर लिया कर, तूफान या बारिश में खुल जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में शक पैदा हो गया, क्या चाचा सच में सिर्फ हमारी देखभाल कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। मैंने तय कर लिया, मुझे सब कुछ जानना होगा। चाचा की नीयत अब मुझे उलझन में डाल रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो वाकई निस्वार्थ भाव से हमारी मदद कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और बात है, या फिर चाचा के मन में कोई छिपा हुआ मकसद था। उस रात मैंने तय किया कि आज कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखूंगी। लेकिन नींद नहीं आ रही थी, मन के भीतर एक अजीब सा डर था। अचानक खिड़की के पास से कोई आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैं उठी और पर्दा हटाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह मैंने घर के आसपास ध्यान देना शुरू किया। चाचा के कमरे के बगल में एक छोटा सा स्टोर रूम था, जो हमेशा बंद रहता था। मैंने एक दिन पूछा, चाचा, ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? वो थोड़ा रुके, फिर बोले, वो पुरानी चीज़ों से भरा है, अखबार और कागज़ पड़े हैं अंदर, दरवाज़ा खोलते ही धूल उड़ती है। लेकिन मैंने देखा था, उस कमरे के दरवाजे के नीचे से कभी कभी रात में हल्की रोशनी निकलती थी। मेरा शक और गहराता गया। एक दिन सुबह माँ बाजार गई थी और चाचा भी घर पर नहीं थे। मैं धीरे धीरे उस स्टोर रूम की तरफ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर देखा, दरवाज़ा बंद था, लेकिन ताले पर जरा भी धूल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो रोज खोला जाता है। मेरा संदेह अब और बढ़ गया। रात को मैंने ठान लिया, आज उस कमरे का राज जानकर रहूंगी। अपने कमरे में जाकर मैंने अपनी नोटबुक के नीचे से एक छोटा सा आईना निकाला। आईने की मदद से मैंने स्टोर रूम के अंदर झांकने की कोशिश की। भीतर एक टेबल थी, उस पर कागज, कुछ तांत्रिक सामान, एक छोटा कैमरा और मेरी कुछ तस्वीरें। हाँ, वो मेरी ही तस्वीरें थीं। मैं सन्न रह गई। ये तस्वीरें कब ली गईं, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ तस्वीरें थीं जिनमें मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी थी और कुछ खिड़की के पास ली गई थीं। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई। मैं डर के मारे पलटी, देखा चाचा पीछे खड़े हैं। वो बोले, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, चाचा, ये तस्वीरें इस कमरे में कैसे आईं? चाचा कुछ नहीं बोले, बस मेरी आंखों में देखते रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। धीरे से बोले, तू मेरे भाई की आखिरी निशानी है। तुझे संभालना, तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह ही देखता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन मुझे समझ आ गया, चाचा की मदद के पीछे कोई और चेहरा, कोई और सच्चाई छिपी है। उस रात चाचा की आंखों में जो अजीब मुस्कान थी, वही सवाल आज भी मेरे दिल में गूंज रही है। मेरे मन से वो बात निकल ही नहीं रही थी, तू तो मेरे भाई की निशानी है। जिस अंदाज में चाचा ने ये कहा था, उसमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो भीतर तक चुभ गया था। मैंने ठान लिया कि अब अकेले कुछ करना ठीक नहीं होगा। अगले दिन स्कूल जाकर मैंने अपनी सहेली रीता को सारी बात बता दी। शुरू में वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। फिर उसने कहा, देख, हमें तेरे चाचा के बारे में बाहर से पता लगाना होगा। शायद उनके अतीत में कुछ छिपा है जो किसी को नहीं मालूम। मैं उसकी बात मान गई। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद हम दोनों पुराने मोहल्ले की तरफ गए जहां कभी चाचा और उनकी पत्नी रहते थे। रीता ने कहा था कि उसी इलाके में चाचा से जुड़ा कोई पुराना इतिहास हो सकता है। वहां हमें एक बुजुर्ग आदमी मिले जो कई सालों से उस इलाके में रह रहे थे। जैसे ही हमने चाचा का नाम लिया, वो अचानक चुप हो गए। फिर धीरे से बोले, तुम लोग उनके अपने हो क्या? मैंने कहा, हाँ, मैं उनके भाई की बेटी हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर आवाज में बोले, तो शायद तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। कई साल पहले तुम्हारे चाचा एक मामले में फंस गए थे। मोहल्ले में ये चर्चा थी कि वो एक लड़की की पढ़ाई का खर्च उठाते थे, हर दिन उसके लिए बाजार से कुछ न कुछ लाते थे। एक दिन वही लड़की, जो दरअसल उनकी ही रिश्तेदार थी, अचानक गायब हो गई। कहा जाता है उसे आखिरी बार चाचा के घर में ही देखा गया था और फिर वो कभी नहीं मिली। आज तक कोई नहीं जानता कि उस लड़की का क्या हुआ। ये सुनकर मेरे सिर में चक्कर सा आने लगा। रीता बोली, अब तुझे अपने कमरे में छिपकर एक कैमरा लगाना होगा। जो कुछ भी हो रहा है उसे रिकॉर्ड कर, बिना सबूत के कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं डर और जिज्ञासा के बीच खड़ी थी। उसी रात मैंने एक छोटा मोबाइल कैमरा अपने कमरे में खिड़की के पास छिपाकर रख दिया।
मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर आज कुछ होता है तो वही मेरे सच की पहली झलक होगी। रात गहराती गई, मेरा कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ एक रोशनी थी, सच को जानने की रोशनी। कमरे के एक कोने में मैंने मोबाइल रख दिया था और इंतजार करने लगी उस रहस्य के उजागर होने का जो अब तक अंधेरे में छिपा था। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और खिड़की का पर्दा ठीक से लगा दिया था ताकि किसी को शक न हो। घड़ी में उस समय रात के 11 बज रहे थे। घर बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ थम गया हो। मैं बिस्तर पर लेटी थी, सोने का नाटक कर रही थी। कमरे की बत्ती भी बुझा दी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वो चुपचाप अंदर आए, कुछ देर खड़े रहे, फिर कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। वो मेरी तरफ देख रहे थे। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, बस उनकी सांसों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं आंखें बंद किए पड़ी थी, लेकिन मन ही मन दुआ कर रही थी कि मोबाइल की रिकॉर्डिंग ठीक से चल रही हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तू बिल्कुल अपने बाप जैसी है, तेरी आंखें, तेरी नजर, सब कुछ। उनकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। फिर वो धीरे धीरे उठे और मेरी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने देखा कि वो मेरे बिस्तर की तरफ आ रहे हैं, मैं अचानक उठकर बैठ गई और कहा, चाचा, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो एकदम ठिठक गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। बस इतना ही बोले, तू तो सो रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो सब कुछ बयां कर रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं सोई नहीं थी। चाचा, कृपया अब मेरे कमरे में मत आइए, मैं ठीक नहीं हूँ। चाचा हल्के से मुस्कुराए और बोले, तू अभी बच्ची है, बहुत कुछ नहीं समझती। मैं तेरे कमरे में सिर्फ कुछ पैसे लेने आया था। मैंने तुरंत कहा, झूठ मत बोलिए, मेरे कमरे में तो कोई पैसे रखे ही नहीं गए। चाचा बोले, दिन में गलती से मैंने कुछ पैसे यहाँ रख दिए थे, वही लेने आया था। अब मेरी आवाज सख्त हो गई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ, आपने मेरे कमरे में कोई पैसे नहीं रखे थे। आप रोज मेरे कमरे में क्यों आते हैं? मेरे फोटो आपके स्टोर रूम में क्यों रखे हैं? इन सब सवालों का जवाब आपको देना होगा। चाचा कुछ पल चुप रहे, उनकी नजरें नीचे झुक गईं। फिर बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकल गए। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजने के करीब थीं। अगली सुबह स्कूल जाकर मैंने सारी बात रीता को बताई। मोबाइल उसे देते हुए कहा, इसमें सब रिकॉर्ड है, अब वक्त आ गया है कुछ करने का। रीता ने कहा, चल पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर निर्णय लेंगे। पर एक बात याद रखना, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वह अपराधी है तो उसे रोका जाना ही चाहिए। मुझे पता था कि जिस राह पर अब हम कदम रख रहे हैं वह आसान नहीं होगी, पर सच जानना जरूरी था, अपने लिए और दूसरों के लिए। चाचा क्यों बार बार कमरे में आते हैं, इसका रहस्य मैं जानना चाहती थी। स्कूल की छुट्टी के बाद हम खाली क्लासरूम में बैठकर मोबाइल चालू कर उसे देखते रहे। रीता ने आवाज बढ़ा दी और मैं थोड़ी दूरी पर बैठकर देख रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि चाचा धीरे धीरे कमरे में आते हैं, एक कुर्सी पर बैठते हैं और फिर वे वही अजीब बातें कहते हैं, तू तो तेरे बाप जैसी हो। रीता एकदम ठहर गई और बोली, ये तो बिल्कुल स्पष्ट सबूत है, अब इसे किसी को दिखाना होगा। पर किसे दिखाएं? अगर माँ को पता चल गया तो वह टूट जाएंगी, और अगर चाचा को पता चल गया कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा? रीता ने थोड़ी सोचकर कहा, एक काम कर, ये वीडियो एक अलग मेमोरी कार्ड पर कॉपी कर दे, और मेरे एक परिचित हैं, एक लोकल पत्रकार, वे अक्सर ऐसे मामलों में लड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं थोड़ी हिचकिचाई, पर जानती थी अब चुप रहने का समय नहीं था। रीता मुझे लेकर अपने उस जानकार पत्रकार के पास चली गई। उस स्थानीय पत्रकार का नाम जहीरुल भाई था। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो, बहुत से लोग डर के मारे चुप रह जाते हैं। मैं इस वीडियो की जांच करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तेरी माँ को कुछ पता चल जाए। अगर माँ को बाद में पता चले तो तुम्हें खतरा हो सकता है। मुझे समझ आया कि अब समय आ गया है माँ को सब कुछ बताने का। मैंने माँ को बुलाया और कहा, माँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माँ थोड़ी हैरान हुई, फिर पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने धीरे धीरे सब कुछ बताया, चाचा की रात में कमरे में आना, मेरे कमरे में रखी तस्वीरें और वह रिकॉर्डिंग। माँ कुछ समय के लिए चुप रहीं,
फिर उनकी आंखें भर आईं और कांपते हुए स्वर में बोली, मैंने सोचा था वह हमारे भाई जैसा ही हमें संभालेगा। मैं कैसे समझ पाती। मैं मां को सांत्वना दे रही थी। तभी बाहर से आवाज आई। हम देखने गए तो चाचा खड़े थे। उनके चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं थी, बल्कि क्रोध के निशान थे। मुख गहरी रगड़ से लाल हुए थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम सोचती हो इस वीडियो से तुम मुझे नष्ट कर दोगी। मैंने तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी ली है और तुम मुझ पर अविश्वास कर रही हो। मैं सिर उठाकर कहा, आपने जो मदद की, क्या वह किसी स्वार्थ की खातिर नहीं था? मैं आपसे अब डरती नहीं। अब सत्य उजागर होगा। चाचा की आंखों में अब भय झलकने लगा। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की अब छोटी नहीं रही। माँ ने चाचा से कहा, भाई, अगर तुम सचमुच हमारे अपने हो तो यह अजीब व्यवहार क्यों? मैं सब समझ गई। चाचा अचानक गुस्से से भड़क उठे और आंखें चौड़ी कर बोले, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता रोका नहीं, तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारी देखभाल की और अब तू मुझे यही इनाम देगी। माँ ने शांत स्वर में कहा, तुम जो कर रहे हो वह कोई भलाई नहीं है, इसके पीछे कोई मकसद था और अब समय आ गया है। फिर हम उस पत्रकार जहीरुल भाई के पास वापस गए। उन्होंने पहले ही वीडियो की एक प्रति सुरक्षित जगह रख दी थी। उन्होंने कहा कि इस केस को पुलिस तक ले जाना होगा। वीडियो सबूत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस कहानी को मीडिया में उठाऊंगा, पर सबसे पहले कानूनी रास्ता अपनाना जरूरी है। माँ की आंखों में आंसू थे, पर मुख पर सन्नाटा था। उसी दिन हम थाने गए और रिपोर्ट दर्ज करवाई। शुरुआत कठिन रही, लेकिन वीडियो दिखाने के बाद पुलिस को मामले की गंभीरता माननी पड़ी। पुलिस ने सोचा कि शायद वह तुम्हारे घर आकर सोने चांदी के आभूषण चुराने जाता होगा, पर मैंने उन्हें बताया कि हमारे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं है, तो फिर चाचा क्यों आता? हमारी चिंता के मुकाबले मामला उससे भी तेजी से फैल गया। जहां पे छोटी ई की मात्रा रउला भाई ने खबर छोटे रूप में प्रकाशित कर दी, नाम का उल्लेख किए बिना, और तब चाचा को अपने ऊपर संदेह होने लगा। इस बार सच उसके माथे पर आ गया। चाचा आखिरकार पुलिस के सामने मान ही गए। उन्होंने कहा, मैं पिछले 5 साल से उनका सारा खर्च उठा रहा था, पर अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। किसी से कर्ज मांगने की स्थिति भी नहीं रह गई। फिर एक दोस्त ने मुझे सलाह दी, अगर तू अपनी भतीजी से किसी तरह दस्तावेज पर साइन करवा ले तो सारा अधिकार तेरे नाम हो जाएगा। मैंने सोचा, भतीजी कभी दस्तावेज पर साइन नहीं करेगी, इसलिए मैंने रात को उसके कमरे जाकर उसे नींद में दस्तावेज पर साइन करवाने की कोशिश की, पर मैं गलत था। मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया ताकि उनका सारा माल मदद मेरे नाम हो जाए। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, मैं माफी मांगता हूँ। इसके बाद पुलिस ने चाचा को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, धनलोलुपता के कारण दूसरों की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ संपत्ति हड़पना होता है। यह कोई सच्चा फर्ज नहीं बल्कि एक नाटक है, लोगों का भरोसा तोड़ने वाला अभिनय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।